बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सवालनामा ऑन सुनो टीवी। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। आज जब सुबह ये खबर चली ना जी के सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया और उसके बाद वहाँ पर कार्रवाई हो रही है और वहाँ पे कुछ लोगों को बुलाया गया, उन्हें सुना गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल पूछे और उसके बाद फिर ये कि दो डायरेक्शंस दी सुप्रीम कोर्ट ने। एक तो ये कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी वो फौरी तौर पर जमा कराई जाए, और दूसरी ये कि कत्ल का मुकदमा अभी तक अरशद शरीफ का दर्ज क्यों नहीं हो सका, रात से पहले या रात तक उसको दर्ज किया जाए, उसके आगे कोई ख़बर नहीं थी। तो मैं उसी वक्त जो है चौंक गया था इस बात पर कि ये मामला जो है ना ये किसी और तरफ जा सकता है। और मैं आपसे अर्ज़ करूं कि शाम में तकरीबन 5 बजे रिकॉर्ड पर है, मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया है कि रात तक अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन ये वाज़ेह नहीं किया अपने हुक्म में कि किसकी मुद्दत में, किसकी दरख्वास्त पर अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। देखें, कानून तो यही कहता है कि जो मकतूल होता है उसके जो कानूनी वारिसान होते हैं उनका पहला हक होता है कि वो मुद्दई बने, वो दरख्वास्त दें, और उनकी जो भी दरख्वास्त होती है, ये मैं आपको क्रिमिनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, उसको मिनो अन कॉपी पेस्ट करके FIR का इंदराज किया जाता है और फिर तहकीकात का आगाज़ होता है। ये क्रिमिनल लॉ है, ये सेक्शन 154 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़ेह ही नहीं किया सुबह कि किसकी मुद्दत में, किसकी दरख्वास्त पर, तो फिर मुझे उसी वक्त मैं चौंक गया था कि ये हुकूमत जिसके हवाले से पहले अरशद शरीफ साहब के ख़ानदान की तरफ से ये बात आ रही है और उनकी वालिदा का इंटरव्यू मौजूद है CNN पे जिसमें उन्होंने कहा कि आई हैव नो फेथ इन दिस गवर्नमेंट, तो ये तो कोई खानापुरी के लिए FIR दर्ज कर देंगे। और फिर वही हुआ, ये FIR मेरे सामने आ गई। अब ये FIR जब मैंने पढ़ी तो ये FIR नंबर 987/2022, और ये मैंने दोपहर को, शाम को 5 बजे कह दिया था कि अपने किसी इंस्पेक्टर की मुद्दत में पर्चा दर्ज करेंगे, और वही हुआ है। SHO थाना रमना इस्लामाबाद रशीद अहमद की मुद्दत में पर्चा दर्ज किया गया है। और अगर ये FIR आप पढ़ें, इसके कंटेंट्स पढ़ें, तो यही कह सकता हूं कि जी देखा है, मर देखा है, हमने सब कुछ कर देखा है, हमने इस बस्ती में जालिब झूठ का ऊंचा सर देखा है। ये FIR कहती है। इंस्पेक्टर मियां शहबाज पिम से वापस आया, ये मुद्दई साहब फरमा रहे हैं, रशीद अहमद साहब SHO जो है, उन्होंने वहाँ पे डेड बॉडी जो है जो कि बैरून मुल्क से आई थी, पहुँची थी, उसको देखा, वहाँ पर पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद मेडिकल लीगल ऑफिसर ने 4 अदद पार्सल दिए पुलिस को, जिसमें से 5वां पार्सल जो दिया उसमें 1 अदद सिक्का गोली था जो अरशद शरीफ की बॉडी में से रिकवर हुआ था। फिर ये FIR कहती है कि मौत बैरून मुल्क में हुई जिसकी इंक्वायरी सीनियर सतह पर हो रही है। ये पहले ही इंस्पेक्टर जो है वो कह रहे हैं कि इसकी इंक्वायरी सीनियर सतह पर हो रही है। डेड बॉडी हमने वर्सा के हवाले कर दी है, मौत आतशी असले से हुई है, कत्ल किया गया। और उसके बाद एकदम ये कंक्लूजन पर जाती है और ख़ुद से इन्होंने नामजद कर दिया है खुर्रम अहमद, वकार अहमद, तारिक अहमद मुलजमान का मुलव्वस होना पाया जा रहा है। अब मैं ये कहता हूँ कि हो सकता है कि पुलिस ने जो FIR दर्ज किया, जिन लोगों को नामजद किया है, वो शायद दुरुस्त हो, मुझे तो नहीं पता, मैं वहाँ पर तो मौजूद नहीं था, लेकिन आप उनके घर वालों से तो पूछ लें कि वो इन लोगों को नामजद करना चाहते हैं या उनकी दरख्वास्त के मंदरजात कुछ और हैं। अब अरशद शरीफ साहब की जो फैमिली है उसमें जो उनकी एहलिया है वो कह रही हैं कि ये हुकूमत हमें इंसाफ नहीं देगी। एक ट्वीट जवेरिया सदीकी साहिबा का। दूसरा ट्वीट है उसमें वो कहती हैं अरशद के लवाहिकीन अभी जिंदा हैं, सिर्फ मेरी सास की मुद्दत में अरशद शरीफ शहीद का मुकदमा दर्ज होगा, बाकी पुलिस की मुद्दत में FIR क्यों दर्ज हुई, अरशद लावारिस नहीं है। फिर वो कहती हैं कि हुकूमत के हस्बे मंशा पुलिस ने अपनी मुद्दत में FIR दर्ज कर दी, अब लवाहिकीन की FIR कौन और कब दर्ज कराएगा। और सुबह PTI वाले शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि सो मोटो बड़ा खुशाइन है। भाई खुशाइन तो है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब इस सो मोटो के नतीजे में हुकूमत के हवाले से जो उंगली ख़ानदान वालों की तरफ से उठाई जा रही है वो उसको कौन एड्रेस करेगा। और सुप्रीम कोर्ट में मैंने शाम 5 बजे कह दिया था कि ये होना है भाईजान, मैंने बता दिया था कि ये होना है, यही होना है। भाई मुझे 16 साल हो गए हैं वकालत करते हुए इस प्रोफेशन में, और मैं रोज़ाना की बुनियाद पर अदालतों में होने वाली कार्रवाइयों का हिस्सा तकरीबन होता हूँ। मुझे पता है कि क्या कुछ होता है सिस्टम में।
अदालत एक ऑर्डर करती है और उस ऑर्डर को फिर किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है और अपने तई अपनी मर्जी से उसका इतलाक कर दिया जाता है और इंसाफ जो होना चाहिए वो फिर हो नहीं पाता है। इस केस में वही होता हुआ नजर आ रहा है। देखें, मेरी बात सुने। सुप्रीम कोर्ट से मेरे एक दो सवाल, जो कि पहले तो मोहतरम है हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट जज साहिबान, उनकी मेहरबानी की उन्होंने इवेंचुअली आफ्टर 42 डेज सो मोटो नोटिस लिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद 3 सवाल उठाए। पहला सवाल उन्होंने ये उठाया कि वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गई थी केन्या में और वहां पर जाकर उन्होंने जो कुछ भी किया उसकी रिपोर्ट अभी तक जमा क्यों नहीं हुई? वो तो पिछले जुम्मे को जमा होनी थी। तो जवाब मिला सेक्रेटरी दाखिला की तरफ से, मेरे ख्याल में एडिशनल अटॉर्नी जनरल की तरफ से, कि सर वो रिपोर्ट आ तो गई है लेकिन अभी वो वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने देखनी है। उसको उन्होंने पास नहीं किया, मंजूर नहीं किया। हो सकता है उसमें कुछ हसास चीजें वो कर देंगे तो फिर हम आपके सामने पेश कर देंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने फौरन कहा कि क्या वजीर दाखिला उस रिपोर्ट को तब्दील करेंगे? ये क्या बात थी? मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद वहां पे आइडेंटिफाई किया। उसके बाद पूछा जी मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ? सुप्रीम कोर्ट जवाब मिला सर वो रिपोर्ट आ जाए, उसका जायजा लेंगे, उसकी रोशनी में फैसला करेंगे कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए नहीं होना चाहिए। उसमें जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने, जिनके सामने मैं बहुत दफ़ा बहुत से क्रिमिनल केसेस में पेश हुआ हूँ, एंड आई एम एन एडमायरर ऑफ हिज ग्रिप ऑन द क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस, उन्होंने कहा कि FIR ऐसे दर्ज होती, मतलब कि पूरी क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का जो स्पिरिट है वो ये है दैट द फर्स्ट step towards a criminal trial is the registration of an FIR, और उसके बाद फिर तमाम चीजें होती हैं। और वो कैसे होती है? वो ऐसे होती है कि उसमें एक मुद्दई होता है, उसको मुद्दई की दरखास्त होती है, उसकी दरखास्त के जो भी मिंदरजात हैं मिन्नो अन उस पर FIR का इंदराज हो जाता है और वहां से फिर इन्वेस्टिगेशन होती है। उसके बाद तफ्तीशी अफसर का इस्तेहकाक है कि वो उस इन्वेस्टिगेशन में मुद्दई के नैरेटिव को कह दे कि दुरुस्त है या कह दे कि ये साबित नहीं हो रहा, गलत है। लेकिन जो मुद्दई कह रहा है वो मुद्दई की दरखास्त पर FIR का इंदराज जरूरी है। ये कानून की मंशा है, उसका लेटर है, उसका स्पिरिट है, पूरी क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है, पाकिस्तान की नहीं तमाम कॉमन लॉ कंट्रीज की, और कॉमन लॉ कंट्री से बाहर भी यही कुछ होता है जहां पे दूसरा लॉ सिस्टम है। तो ये यहां पर हुआ नहीं। अच्छा, अब दूसरी बात, एक और बात मैं आपसे अर्ज करूं कि सुप्रीम कोर्ट को जब यह अंदाज़ा हुआ कि जी रिपोर्ट इन्होंने जमा नहीं कराई, सुप्रीम कोर्ट को यह अंदाज़ा हुआ, खुद सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि मेडिकल रिपोर्ट तसल्ली बख्श नहीं है, उन्होंने खुद पूछा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तो मैं समझता हूं कि एक थोड़ी कमी रह गई आज की प्रोसीडिंग में, और वो कमी ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला को बुलाया, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स को बुलाया, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को बुलाया, DG FIA को बुलाया, DG IB को बुलाया, वो दोनों मेरे ख्याल में नहीं आए, प्रेसिडेंट PFUJ को बुलाया, लेकिन अरशद शरीफ शहीद की वालदा को बुलाना शायद भूल गए, उनको नहीं बुलाया। उन्होंने एक ख़त लिखा था जिस ख़त में उन्होंने कहा था कि मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये ख़त मेरे शहीद बेटे के ख़त की तरह सर्द खाने की नज़र नहीं होगा, लेकिन उस ख़त का कोई जवाब नहीं आया। तो कोई भी जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, ख़ास तौर पे इस तरह की, इस हवाले से सबसे उसमें रेलिवेंट इंपॉर्टेंट अहम पार्टी विक्टिम है, मकतूल की फैमिली है। If they are not a part of the proceedings, either they are being carried out at the Supreme Court or the police station through the registration of an FIR, तो उसके मेरिट्स पर सवाल उठते रहेंगे। अब कल सुप्रीम कोर्ट क्या करती है इस FIR का, ये हमें पता चलेगा। अबूजर सलमान न्याजी साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया मुझे लिए। न्याजी साहब फरमाइएगा, व्हाट इज योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द FIR जो दर्ज हुई है अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से? देखें एहतशाम, अगर वो एक टर्म है डेजा वू, आपको याद हो, तो ये मेरे ख्याल से वजीराबाद इंसिडेंट जो था खान साहब की FIR का, उसका बिल्कुल आइडेंटिकली उसका रिपीट हुआ है कि जो अग्रीव्ड पर्सन है, जेन्युइनली अग्रीव्ड है, जो जिसका अजाला करना है, वो हाथ में दरख्वास्त लेके फिर रहा है कि मेरी FIR रजिस्टर करें, और पुलिस जो है वो अपनी मदीयत में FIR रजिस्टर कर रही है। तो ये, आप भी लॉयर हैं, सेक्शन 154 है CRPC का, क्लियरली वो कहता है कि पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर एन FIR जब उनके पास कंप्लेंट आती है, और उनको बता दिया गया था। इन द मीनवाइल शाइक उस्मानी साहब मेरे साथ हैं। शाइक उस्मानी साहब,
इंदराज हो गया। चीफ जस्टिस ने कहा था कि रात तक FIR का इंदराज होना चाहिए, वो तो हो गया सर, लेकिन जो मुद्दईयत है वो एक SHO की है जो कि थाना रमना इस्लामाबाद का SHO है रशीद अहमद, और फैमिली इतराज़ उठा रही है भाई कि हमारी मुद्दईयत में हमारी दरख्वास्त पर FIR दर्ज होनी चाहिए थी। एक लीगल एक्सपर्ट की हैसियत से आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, यहाँ पे सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ है। यहाँ पे ये जो मर्डर हुआ है ये पाकिस्तान में तो हुआ नहीं है, ये केनिया में हुआ है, और वो जिसका मर्डर हुआ है वो पाकिस्तान से बहुत अरसे पहले चला गया था, दुबई रहा था, उसके बाद केनिया चला गया। तो उस सूरत में उसकी अगर FIR लॉन्च होनी है, वो तो खैर होती है, FIR लॉन्च कर सकते हैं आप, जिस वक्त भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आई कि ये सुप्रीम कोर्ट को क्या ज़रूरत थी कि इसकी सो मोटो नोटिस ले। इस तरह की तो बहुत सी चीज़ें मुल्क में हो रही हैं, हर एक चीज़ की सुप्रीम कोर्ट सो मोटिस नोटिस नहीं ले सकता। तो ये मुझे समझ में नहीं आया। बस सूरत जहाँ तक कि ये अरशद शरीफ साहब जो हैं वो एक जर्नलिस्ट थे, और नेचुरली जर्नलिस्ट का प्रोटेक्शन करना चाहिए हमारी कोर्ट्स को, लेकिन अगर इनकी प्रोटेक्शन करनी थी तो इससे पहले भी बहुत से जर्नलिस्ट थे जिनके साथ ज्यादतियाँ हुई हैं और गायब भी हो गए हैं वो बेचारे, तो उनके मुताबिक तो कुछ नहीं किया गया। तो ये मुझे कोई ख़ास समझ में नहीं आई क्यों हुआ। लेकिन बात सूरत जो भी हुआ, किसी आदमी का मर्डर हुआ तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि सो मोटो नोटिस होना ही नहीं चाहिए था? जी नहीं, इसमें नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें कोई गुंजाइश नहीं। क्यों? कोई उसकी वजह मैं बता रहा हूँ आपको। सो मोटो नोटिस सिर्फ उस वक्त दी जाती है जब कहीं पे ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है, और कोई तो वो कत्ल होना उसमें नहीं आता सर? नहीं, कत्ल होना, लेकिन कत्ल तो पाकिस्तान में तो नहीं हुआ ना, कत्ल तो ये बाहर हुआ। और ये भी नहीं पता कि, और वो जो केनियन गवर्नमेंट है, केनियन गवर्नमेंट ने तो उसके मुताबिक कुछ नहीं कहा जहाँ पे कत्ल हुआ। और यहाँ पे PPC का एक सेक्शन है सर, उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई वकूआ पाकिस्तान की हदूद से बाहर होता है तो ये इख्तियार है, पाकिस्तान के कानून में गुंजाइश मौजूद है कि ये ट्रीट किया जा सकता है एज इफ इट वाज कमिटेड विद इन पाकिस्तान। और मिसाल जी, तो उस वजह से FIR तो दर्ज हो सकती है। और जहाँ तक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, ग्रॉस वायलेशन का ताल्लुक है, तो इससे बड़ी वायलेशन तो हो ही नहीं सकती कि एक बंदा ही कत्ल हो गया, उसको ही मार दिया, एक जान चली गई। वायलेशन की बात नहीं, देखिए वायलेशन ह्यूमन राइट्स वायलेशन की और चीज होती है। यहाँ पे ये शख्स पाकिस्तान में था नहीं, ये दुबई में था, दुबई से वो चला गया केनिया, किस मकसद के लिए गया, कहाँ गया, कैसे गया, ये किसी को नहीं पता, और वहाँ पे जा करके उसका मर्डर हो गया। केनियन गवर्नमेंट ने अभी तक एडमिट नहीं किया। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से काफ़ी क्लियर है। मैं अबूजर सलमान न्याजी साहब की तरफ जाता हूँ, आपको समझ आ रहा है आर्ग्यूमेंट शाइक उस्मानी साहब का? नहीं, मेरे शाइक साहब देखिए बड़े सीनियर हैं, लेकिन बिल एहतराम के साथ मैं डिसएग्री करूंगा एहतशाम। रीजन इसके, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल एप्ट केस था 184(3) जो सू मोटो प्रोसीडिंग्स हैं उसके लिए, क्योंकि उसकी दो रिक्वायरमेंट्स है। एक रिक्वायरमेंट ये एक मफाद आमा का केस हो, पब्लिक इंपॉर्टेंस का, और उसके साथ साथ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये सिर्फ अरशद शरीफ का केस नहीं था, ये हमारी पूरी मीडिया इंडस्ट्री का केस था, ये फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का केस था, ये फ्री स्पीच का केस था, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का केस था, ये राइट टू लिव विद डिग्निटी का केस था। उस पे 16 FIRs हुई। ही वाज चेस्ड बाय पीपल इन पाकिस्तान, ही हैड टू रन अवे टू सेव हिज लाइफ, टू सेव हिज डिग्निटी। तो उसके बाद देखें, ये एक सिंगल इंसिडेंट नहीं है मर्डर का, ये प्री प्लान्ड एक प्रॉपर मिस्टीरियस किस्म की असैसिनेशन है, जिसमें प्रॉपर प्लानिंग हुई है, सारा कुछ हुआ। उसके मुहरकात पाकिस्तान में भी मिलते, सबको पता है इस चीज का। ये हम सब के राइट्स थे। पब्लिक जो सच जानना चाहती है, अगर एक जर्नलिस्ट की आवाज दबाई जाती है जिसको 5 से 6 करोड़ बंदे सुनते थे शाम 10 से 11 बजे तक रात को, अगर उसको 6 करोड़ बंदे सुनते थे, अगर उसकी आवाज दबाई गई है, तो ये उसका राइट खाली वायलेट नहीं हुआ, ये पूरी पब्लिक का वायलेट हुआ। और इसमें ये पहली बार नहीं है। देखें, ये इसकी नजीरें मिलती हैं। सलीम शहजाद एक सहाफी हुआ करते थे, उनके मर्डर पे भी कमीशन बना था, फिर हामिद मीर वाले इशू पे भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ली। तो हमारे पास नजीरें भी मौजूद है। इस वक्त सवाल ये नहीं हो रहा कि सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी लेते रही है। डिबेट इस बात की हो रही है, वंस द सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन एक्शन, उसके सब्सिक्वेंटली जो एग्जीक्यूटिव ने हरकतें की हैं, जो उन्होंने जिस तरह एक्ट किया है, जो रिएक्ट किया है, दैट इज रिडिकुलस और फुल ऑफ मेलाफाइडीज। क्यों? देखें, कोर्ट ऑर्डर करिए, FIR करें, आप कंप्लेनेंट का वर्जन ले नहीं रहे, जो जेन्युइन
एग्रीव्ड पर्सन है, जो जेन्युइन कंप्लेनेंट है, दैट इज द फैमिली। आप उससे पहले ही एफिशिएंसी दिखा के खुद ही रिश्तेदार बन के जिस बंदे का मर्डर हुआ है उसके आप खुद ही एफआईआर रजिस्टर करते हैं, खुद ही कंप्लेनेंट बन जाते हैं। सिमिलरली यही इमरान खान साहब के केस में हुआ है। जेन्युइन कंप्लेनेंट था जो वहां पे वकूफ जुबैर नियाजी मौजूद था, वो वहां पे दरख्वास्त लेके गया, 5वें दिन पुलिस ने अपनी मुद्दत में रजिस्टर कर ली। लेकिन आपने तो वो देखें जेन्युइन किस्म की कंप्लेंट को एंटरटेन करने की कोशिश ही नहीं की। तैयार कर रही है अपनी कंप्लेंट और उससे पहले आपने एफआईआर रजिस्टर फुर्ती दिखा के, मुझे नहीं पता क्या फुर्ती थी, 2 घंटे बात कर लेते, रिसीव कर लेते। आपने खुद ही फुर्ती दिखा के मैलिस इन लॉ भी दिखाया है और भी दिखाया है। तो मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट की जो शुरू से जो गवर्नमेंट हरकतें करी, देखिए इंटीरियर मिनिस्टर कहता है एहतशाम साहब, जब ये हुआ होता है 2 दिन बाद बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के कि ये गोल्ड स्मगलिंग का इशू लग रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का इशू लग रहा है, तो गवर्नमेंट तो सस्पिशियस है। हम तो शुरू से यही कह रहे हैं गवर्नमेंट इज नॉट एक्ट। अच्छा, मैं ज़रा अरशद शरीफ साहब की वालदा का वो बयान जो उन्होंने एक बैनुल अक़वामी इदारे को दिया वो सुनवा देता हूँ। वो क्या कहा उन्होंने, ये ज़रा सुन लें। I have no faith in पाकिस्तानी गवर्नमेंट। तो ये उन्होंने CNN को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि आई हैव नो फेथ इन द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। और अब उसी हुकूमत के अंडर अगर इस केस की जो कार्रवाई है वो चलती है और फैमिली को मुद्दई ही नहीं बनाया जाता और उनको तफ्तीश में बतौर मुद्दई शामिल ही नहीं किया जाता, तो ना सिर्फ कानून के तमाम तकाज़े और इंसाफ के तमाम तकाज़े जो हैं उनकी खिलाफ वर्जी होती है, बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरे दुनिया में पाकिस्तान के लीगल सिस्टम के हवाले से सवालात उठेंगे। शाइक साहब, ये जो फैमिली का है मामला कि जी वो कहते हैं कि हमें मुद्दई बनाए, इस पर क्या कहेंगे आप? वो तो सही है, वो तो अपनी जगह पर वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, फैमिली को मुद्दई होना चाहिए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो नॉर्मल तरीका होता है, अगर पहले उन्होंने एफआईआर लॉन्च कराई होती, जो मुद्दई बन रही हैं आजकल, उनको चाहिए तो पहले एफआईआर लॉन्च करते, कोर्ट जाती जाकर के लॉन्च करती, उन्होंने तो नहीं किया। मैं तो सिर्फ इस बात पे कह रहा हूँ कि एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल कि सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि वो इन चीज़ों में इंटरफेयर करे। उसको थोड़ी देर के लिए अगर हम साइड पे रखें सर, इस एफआईआर पर आ जाएं, क्योंकि उस पर आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मैं समझ गया कि है। आप समझते हैं कि वो फंडामेंटल राइट की वायलेशन नहीं है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस, यही 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं 184(3) में सो मोटो नोटिस लेने के लिए। तो वो आपको लग रहा है कि नहीं है, मुझे लग रहा है और न्याजी साहब को भी लग रहा है। चलें उस पर हम आगे बढ़ते हैं, उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि ये जो एफआईआर है इसमें फैमिली का राइट है कि उनको मुद्दई के तौर पर शामिल किया जाता और उनकी दरख्वास्त पर एफआईआर का इंदराज होता। अब आपको लगता है कि कल सुबह जब ये एफआईआर पेश की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर ही दर्ज हुई है, उन्होंने कहा था रात तक मुकदमा दर्ज किया जाए, जो कि पिछले 42-43 दिन से दर्ज नहीं हुआ था। अब आपको लगता है कि सुबह जब ये पेश की जाएगी, दिस क्वेश्चन विल बी एन इशू इन द सुप्रीम कोर्ट टुमारो कि भाई ये क्या किया आप लोगों ने, ये इंस्पेक्टर की मुद्दत में पर्चा दर्ज कर लिया, फैमिली किधर है, उनसे पूछा, उनका कोई स्टेटमेंट लिया, उस स्टेटमेंट की बुनियाद पर एफआईआर दर्ज की, ये क्या करके ले? आपको लगता है दिस विल बी एन इशू टुमारो इन द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये केस कल दोबारा लगा हुआ? सर, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये ऑर्डर इशू किया था, जहां तक मुझे पता है, कि इसकी एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। अब वो अगर गलत तरीके से लॉन्च हुई तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, उसके मुतालिक इंक्वायरीज हो सकती हैं, इन्वेस्टिगेशन हो सकती हैं, डायरेक्शन हो सकती हैं। नॉर्मल प्रोसेस है सर, मैं समझा नहीं कुछ। आपने कहा कि अगर गलत तरीके से लॉन्च हुआ तो नॉर्मल प्रोसेस है, मैं समझा नहीं नॉर्मल प्रोसेस। देखिए, कहने का मकसद ये है कि अगर वो एफआईआर जो है वो गलत तरीके से लॉन्च हुई है तो उसका करेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं। अच्छा, वो क्या होंगे जी? वो यकीनन वो ये कह सकते हैं कि ठीक है, आप इसकी ये एफआईआर सही लॉन्च नहीं हुई है, यू गो बैक टू जो मुद्दई है उनके पास जाएगा। यू कैन से, द कोर्ट कैन से दैट विल एंड द मैटर देयर। तो ये कोई इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि इस पे बैठ करके डिस्कशन होनी चाहिए। दीज थिंग्स चीज़ तो सर बड़ी इंपॉर्टेंट है, माजरत के साथ यहाँ पे भी आपसे इख्तलाफ करूँगा। चीज़ तो सर जिसका बेटा गया है उस खातून से पूछे, मैं तो अभी तक उनका वो स्टेटमेंट याद करता हूँ, वो मुझे अक्सर याद आ जाता है कि जब अरशद शरीफ शहीद का जसद खाकी पाकिस्तान में आना था और उसके बाद उनकी तदफीन होनी थी, तो उन्होंने एक अपील की थी पूरी कौम से। वो क्या अपील थी ज़रा? मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है, या मेरे घर में पहले आए और फिर नमाज जनाजा के लिए आप फैसल मॉस्क जाएं, और
बहुत अच्छा सा मेरे बेटे का आप लोग जनाजा दिए, फूलों से लदा हुआ भरा हुआ जनाजा करें। मेरा इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे बेटे के लिए बहुत अच्छी आखिरी सफर हो। तो न्याय साहब, जिस माँ के अरमान बेटे के जनाजे के हवाले से भी थे, एंड आई मस्ट गिव क्रेडिट टू हर ब्रेवरी, वो जाहिर है उसके कत्ल के मुकदमे के हवाले से भी अरमान रखती होगी, और अगर वही नहीं सुने जाते तो फिर काहे का मुकदमा भाई, और काहे की तफ्तीश, और काहे की तहकीक, और काहे की कार्रवाई। देखिए एहतशाम, एक तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने ज़ू मोटो ले लिया, ठीक है, प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई। देखिए माजरत के साथ एहतरामन, देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मेरे ख्याल से पहले इमरान खान साहब को कोताही है मेरी नज़र में, और साथ ही साथ मेरे ख्याल से इस ऑर्डर में भी मुझे कोताही नजर आती है। सर प्लीज ऑडियो पे ऑर्डर कर रही भी हैं कि एफआईआर रजिस्टर कह रहे भी हैं कि करें, तो आप प्लीज उसके साथ मेरे कोर्ट को लिख देना चाहिए एज पर द कंप्लेनेंट, कंप्लेंट जो फाइल की है वो अगर वो कर देते तो ये जो हमारी इस्लामाबाद पुलिस है या पंजाब पुलिस है जो अपनी वो टिपिकल होशियारी उन्होंने दिखाई है, जो मैं देसी अल्फाज में कहूंगा, उनको दिखाने का मौका ना मिलता अगर सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर में थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता कि एज पर द कंप्लेनेंट एप्लीकेशन उसको एंटरटेन करे सेक्शन 154 के तहत और एफआईआर रजिस्टर करें। तो इस वजह से ये अब होता क्या है, इसका रिजल्ट क्या होता है? देखिए जो जेन्युइनली एग्रीव्ड पर्सन है तशाम, वो टेक्निकली नॉकआउट हो जाता है। सुगरा बीबी केस की जजमेंट आ जाती है सामने, वो कहते हैं जी एक इंसिडेंट पे 2 एफआईआर नहीं होंगी। अब वो दूसरा वर्जन जाएगा, अरशद साहब की वालदा जाएंगी, तो वो क्या कहेंगे जी एक एफआईआर हो चुकी है, अब हम आपकी एफआईआर नहीं ले सकते, सेम इंसिडेंट है। आप जब आएंगी जब स्टेटमेंट लिखवाएंगे 161 160 की स्टेटमेंट्स होंगी, उसमें हम आपका वर्जन ले लेंगे। सो ये प्रॉब्लम राइज होता है कि टेक्निकली नॉकआउट कर देते हैं आप। अग्रीव्ड जो जेन्युइनली अग्रीव्ड पर्सन है, जो जेन्युइन कंप्लेनेंट है, उसको टेक्निकल नॉकआउट कर रहे हैं। इस ऑर्डर पर रिलाय करके आप पहले ही खुद ही अपनी मुद्दत में पुलिस एफआईआर रजिस्टर कर देती है। तो मेरे ख्याल से सरासर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, नाइंसाफी है। वो इंसिडेंट जिसने, और ये मसला बहुत पुराना है न्याय साहब, ये जब वो मुर्तज़ा भुट्टो साहब का कत्ल हुआ था उस ज़माने से ये मसला चला आ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मुर्तज़ा भुट्टो के केस में बल्कि ये थी कि इस तरह के वाक़े में एक सेकंड एफआईआर की गुंजाइश मौजूद होती है, और फिर वो हो भी गई थी मुर्तज़ा भुट्टो के केस में। लेकिन मैं जानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट व्यू इस पर यही है कि एक ही एफआईआर का इंदराज होना चाहिए। लेकिन बात आपकी सही है कि इस तरह क्रिमिनल केस का सत्यानाश किया जाता है, उसकी तबाही फेरी जाती है। उस्मानी साहब, आखिरी सवाल सर, ये तो बात चले हो गई कि जी अब सुबह आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको दुरुस्त कर सकती है कि वो कहें कि जी आपने मुद्दई को शामिल तफ्तीश या तहकीक क्यों नहीं किया, या कार्रवाई में उनको हिस्सा क्यों नहीं बनाया। तो उसके बाद अब आपको लगता है कि ये मामला जो है इसमें इंसाफ हो सकेगा? ये अब तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया है ना, तो नेचुरली इसमें तो लॉजिकल कंक्लूजन तक तो पहुंचेगा ये मैटर। नहीं, जो कानूनी वारिसान है उनको मुद्दई बनाए बगैर आपको लगता है इंसाफ हो सकेगा? जी जी, उसके बावजूद हो सकता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं अंडर सो मोटर नोटिस, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं, उसमें तो कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं है। दे कैन डू एनीथिंग दे वांट। नो सर, दे स्टिल कैन नॉट स्टेप इनटू द शूज ऑफ एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। मतलब कि वो, मतलब कि मुद्दई खुद तो नहीं बनेंगे ना, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं बनेगी मुद्दई को रिप्लेस तो नहीं कर सकते। नहीं, दे कैन नॉट इन्वेस्टिगेट, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इन्वेस्टिगेट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कैन पास डिफरेंट ऑर्डर्स सो दैट to ensure that there is proper justice done, that they can do now that they अभी उन्होंने नोटिस दे लिया है। मैं तो सिर्फ इस चीज पे कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें ऐसे मैटर पर सो मोटर नोटिस देने की जरूरत नहीं थी। 100 दफा अदर केसेस आ गए जिसमें उनको सो मोटर नोटिस देनी चाहिए। मसलन कोई एक बता दें जिसमें लेनी चाहिए थी सर। hundreds of others, like for instance इमरान खान की जो वो एफआईआर, यानी कि इमरान खान को गोलियां लगे तो उसको नोटिस बनता है, अरशद शरीफ कत्ल हो तो सो मोटर नोटिस नहीं बनता। उन्होंने नहीं लिया कोई सो मोटर नोटिस। देयर सो मेनी अदर थिंग्स दे हैवंट टेकन सो मोटर नोटिस। आपको लगता है कि इमरान खान वाले इंसिडेंट पे सो मोटो हो सकता था, होना चाहिए था? Suppose it was possible, they could have taken that notice कि वो जो My question sir is कि if a suo motu notice is possible upon the firing incident upon Imran Khan, then why a suo motu notice is not possible upon the assassination of a journalist in another country who belonged to Pakistan? जी जी, I agree with that, but there are so many other way। एक और जर्नलिस्ट था ना, क्या उसका नाम था,
वजीर और समथिंग जो कि बेचारे गायब हो गए थे। तो सर इसका ये मतलब तो नहीं कि माजी में नहीं हुआ तो मुस्तकबिल में भी कभी भी नहीं लिया जाए? द पॉइंट इज दैट द पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट को अननेसेसरीली सो नोटिस नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज आई थिंक दिस इज वन प्लेस जहां पे इट इज रियली नेसेसरी सर। हाँ तो फिर ठीक है, वो दैट इज आपका अपना व्यू है, दैट इज आई एम श्योर यू हैव अ राइट व्यू, बट पॉइंट इज पूरी कौम हिल गई ना सर, पूरी कौम हिल गई ना। मेरा मतलब है कि पूरी देखें सहाफती कम्युनिटी बेचारी इनसिक्योरिटी का फेयर का शिकार हुई है। मेरा अपना व्यू जो है वो ये कि सो नोटिस सुप्रीम कोर्ट को नहीं लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट शुड ओनली टेक नोटिस व्हेन पीपल गो टू सुप्रीम कोर्ट। चले, बहुत शुक्रिया शाइक उस्मान। बाय द वे, द डिसीज्ड मदर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, शी रोट अ लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू हैव टू फाइल अ पिटीशन। अभी आप कह रहे थे कि वहां पे लेना चाहिए असखुद नोटिस, जहां पे जो है कि देखिए सुप्रीम खुद कोई एग्रीव पार्टी है। yourself a lawyer, the court only takes notice only when you file petition before the court. दुनिया में कहीं और ऐसा नहीं होता। Not necessarily under Article 184(3) a formal petition is not required, इसीलिए तो असखुद कहते हैं उसे सर। नहीं ये तो एक लेटर को petition ट्रीट कर सकते हैं, एक लेटर को भी कर सकते हैं, अखबार से पढ़ के भी कर सकते हैं, मीडिया की खबर पे भी कर सकते हैं, आपके रजिस्ट्रार ने आपको बता दिया है फिर भी आप कर सकते हैं। 184(3) का तो स्पिरिट ही है ना। तो हम लैंग्वेज पढ़े 184 है ना, वो कहता है सुप्रीम कोर्ट ऑन इट्स ओन एप्लीकेशन एग्रीड पार्टी, सो ओन मींस सू मोटो, इट कैन डू। बहुत शुक्रिया अबू सर सलमान न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब। शाइक साहब बहुत सीनियर हैं और उनका बड़ा एहतराम है, लेकिन उनका आर्गूमेंट मेरी समझ में नहीं आया कि वो कह रहे थे कि जहाँ पर ब्रीच ऑफ अ फंडामेंटल, देखें ये तो वो कह रहे थे और मैं भी जानता हूँ और तमाम वकला भी जानते हैं कि 184(3) में जब सुप्रीम कोर्ट असखुद नोटिस लेता है तो उसके लिए दो रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। नंबर एक ये कि ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट हो, यानी कि बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी हुई हो, और दूसरा ये कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस हो। तो इंसान की जान चली जाए या कत्ल हो जाए, कोई इससे बड़ी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी तो हो ही नहीं सकती है। अगर आज़ादी इज़हार राय पर सो मोटो नोटिस लिया जा सकता है, या किसी और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पर, या किसी राइट टू बी ट्रीटेड और डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ पर नोटिस लिया जा सकता है। राइट टू लाइफ पे भी, ये तो राइट टू लाइफ में आता है, आर्टिकल 9, तो इस पे तो 100%। और दूसरा पब्लिक इंपॉर्टेंस, पूरा मुल्क हिल गया, पूरे मुल्क में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी फेयर की वेव दौड़ गई, तो उसके बाद तो फिर ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस है। पूरी कैंपेन चली है, लोगों ने खत लिखे हैं चीफ जस्टिस साहब को, खान साहब ने खत लिखे, अरशद शरीफ साहब की वालदा ने खत लिखा, उनसे अपील की। और अब ये जितनी भी बातें हमने डिस्कस की थी उसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट नुक्ता है, मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट के लिए सुबह देखना बड़ा ज़रूरी अब हो जाएगा। और मुझे जाते जाते अगर मैं आपसे शेयर करूं, वो साहिल लुधियानवी साहब के इशारे याद आ रहे हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई जज बनना बड़ा मुश्किल काम है, जज की कुर्सी पर बैठना कोई आसान काम नहीं है, बहुत बड़ी बहुत भारी जिम्मेदारी है। वो साहिल लुधियानवी साहब ने कहा था ना कि इंसाफ का तराजू जो हाथ में उठाए, ये बात याद रखे। इंसाफ का तराजू जो हाथ में उठाए, ये बात याद रखे। सब मुनसिफों से ऊपर एक और भी है मुनसिफ, वो दो जहां का मालिक सब हाल जानता है, नेकी के और बदी के अहवाल जानता है। दुनिया के फैसलों से मायूस होने वाला ऐसा ना हो कि उसके दरबार में पुकारे, ऐसा ना हो कि उसके दरबार का तराजू एक बार फिर से तोले और फैसला सुना दे, वो फैसला कि जिससे ये रूह काम पुटे। बड़े ज़बरदस्त अल्फाज थे साहिल लुधियानवी के। और एक जज का, एक मुनसिफ का काम जो है वो इसीलिए इतना मुश्किल होता है। अब एक मकतूल की फैमिली को इंसाफ दिलाना है, और जो कि बेड़ा सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, उसको नोटिस भी लिया है, तो उसकी एक बुनियादी रिक्वायरमेंट कानूनी तौर पर मेरे ख्याल में हर वकील को समझ आ रही है। हालांकि शाइक उस्मानी साहब ने इस चीज़ से इख्तलाफ किया कि सुओ मोटो नोटिस नहीं बनता था, लेकिन इस पर उन्होंने भी इत्तफाक किया कि मुद्दईयत जो है वो कानूनी वारिसान की होती है, अनलेस एंड अनटिल कोई और सिचुएशन। अब उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आए। वेलकम बैक टू सवालनामा। मुझे ज्वाइन किया रज़ा रूमी साहब ने, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया। अली गौहर बलोच साहब ने, आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, आपका भी बहुत शुक्रिया। अली गौहर बलोच साहब, ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो आपके अजीम लीडर हैं, मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका एक ट्वीट मैं देख रहा था आज ही 8 घंटे पहले। उन्होंने कहा, एट इस्लामाबाद जर्नलिस्ट सेफ्टी फोरम टुडे
I highlighted steps taken by the government to ensure media freedom. In Asia, Pakistan has performed very well on the United Nations Plan of Action. I shared the resolve to fully implement the Protection of Journalists and Media Professionals Act. वो कहते जी एशिया में बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान परफॉर्म कर, अरशद शरीफ कत्ल हो गया वहाँ पर, अरशद शरीफ के ऊपर 15 से ऊपर FIRs हो गई और बहुत सारे जर्नलिस्ट्स पर हुई। वो कहते हैं पाकिस्तान परफॉर्म ही बड़ा ज़बरदस्त कर रहा है जर्नलिस्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में। दूसरा, आज ये जो अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, वो अरशद शरीफ साहब के घर वाले कह रहे हैं कि जी हमें तो मुद्दई नहीं बनाया गया, हमसे तो पूछा ही नहीं गया, हमसे तो दरख्वास्त ही नहीं ली गई और अपनी मुद्दईयत में, इंस्पेक्टर की मुद्दईयत में FIR दर्ज कर दी है। तो ये तो बड़ा तजाद है जो शहबाज साहब ट्वीट कर रहे हैं और जो कि हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बैरिस्टर साहब, बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने इनिशिएटिव लिया जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा कि इसके ऊपर फुल कोर्ट जो है लार्जर बेंच बनाकर जो है वो इस मामले की तहकीकात की जाए। और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि जो हुकूमत ने जो इसके ऊपर एक कमीशन बनाया था उस पर अरशद शरीफ साहब की फैमिली ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। और अब सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि सो मोटो लिए, अच्छी बात है। जाहिर है कि जो अरशद शरीफ साहब का कत्ल है वो एक पाकिस्तान से बाहर हुआ एक बड़ा अंदोनाक वाक़या था पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए और जर्नलिस्ट बरादरी के लिए बिलखुसूस। तो मैं समझता हूँ कि वो इसकी तहकीकात जो हैं वो बिल्कुल शफाफ होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की ज़ेरे निगरानी होनी तो चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है ना बलोच साहब के जो पहला स्टेप ही था कि वो घर वाले बेचारे सरापा एहतजाज है, वो कहते हैं कि हमसे किसी ने पूछा नहीं और SHO खुद मुद्दई बन गया और उसने एक खाना पूरी कर दी है FIR के इंदराज के नाम पे। हमसे तो किसी ने नहीं पूछा, हमसे तो किसी ने बयान मांगा ही नहीं, हमसे आते तो सही, पूछते तो सही, ये घर वाले कह रहे हैं। देखिए बात ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं और उसके मुताबिक फौरन पुलिस ने अपनी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया है और जाहिर है जो फैक्ट्स फाइंडिंग रिपोर्ट थी वो भी हुकूमत के पास थी, पुलिस के पास थी, उसी की रोशनी में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। तो जाहिर है कि इसके मुद्दई तो जो है वो मतलब है कि उसकी फैमिली ही है और नहीं है ना, मुद्दई कोई और है, SHO है, SHO मुद्दई है। मैं आपको बता देता हूँ उसका नाम रशीद अहमद, SHO थाना रमना इस्लामाबाद, ये मुद्दई है। अगर इस चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट की ज़ेरे निगरानी हो रहा है तो लिहाजा अगर सुप्रीम कोर्ट फिर भी डंडी लग रही है, फिर भी डंडी मार दी है हुकूमत ने। नहीं, वो देखें आपकी एक राय है, अब मुझे उसका एहतराम है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अगर मुनासिब समझेगी तो बिल्कुल उनको मुद्दई बना सकती है, उनके वर्सा को उनका भी हक है मुद्दई बनने का। इसमें सर हर काम सुप्रीम कोर्ट ने क्यों करना है सर? मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने 43 दिन तक अगर आज खुद नोटिस नहीं लिया और तब जिस दिन लिया उस दिन पूछा कि मुकदमा अभी तक दर्ज क्यों नहीं हुआ, फिर आप लोगों ने शाम को जाके मुकदमा दर्ज कर दिया और फिर अब सुप्रीम कोर्ट सुबह आपसे पूछे कि भाई घर वालों की मुद्दईयत में नहीं हुआ तो फिर आप करेंगे। खुद से क्यों नहीं होता सर? खुद से मेरिट्स पे लॉ के मुताबिक चीजें क्यों नहीं चलती? बात ये बैरिस्टर साहब की एक वाकया मुल्क से बाहर हुआ है। जो फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी बनी थी उन्होंने जाकर इंक्वायरी की है तो यकीनी तौर पर फैक्ट सामने आने थे तो उसकी रोशनी में मुकदमा। और आपने देखा है इस आर्ग्यूमेंट को चीफ जस्टिस ने रद्द कर दिया आज। वो कहते हैं ये और सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने रद्द किया। वो कहते हैं सबसे पहले मुकदमे का इंदराज होता है, उसके बाद तहकीकात होती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये उसी रिपोर्ट की रोशनी में 3 लोगों के नाम सामने आए हैं। ये उस तहकीकात के नतीजा है जो की गई है, उसके बाद उन 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। और दूसरी बात ये है कि अगर अब तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे निगरानी है और जो मुद्दई फरीक हैं वो मतलब पूरा हक रखते हैं और जाहिर है कि उनको इंसाफ इंशाल्लाह मिलेगा, क्योंकि इसके बाद तो किसी के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं रह सकते। उनका स्टेटमेंट सुन लें, मैं दोबारा चला दे। आप कहते हैं उनको इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। आई अप्रिशिएट योर सेंटिमेंट बीइंग रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन अरशद शरीफ साहब की वालदा क्या कह रही है ये जरा सुन लें। CNN को इंटरव्यू देते हुए क्या कहा? आई हैव नो फेथ इन पाकिस्तानी गवर्नमेंट। ये बूढ़ी माँ जो उनकी हैं इनको कैसे समझाएंगे आप? वो कहती मुझे तो यकीन ही नहीं है इस हुकूमत पे। बात ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट को लेटर प्राइम मिनिस्टर ने लिख दिया उसके बाद तो कोई बात नहीं रह जाती। उनके तहफ़्फ़ुज़ात को देखते हुए लिखा और जाहिर है कि मतलब इंसाफ तो हुकूमत
इंसाफ तो आप लोगों ने देना है ना सर। लेकिन मुकदमा दर्ज, मुकदमे के इंदराज से लेके तफ्तीश से लेके अदालत में जब तक चालान जमा नहीं होता, ट्रायल शुरू नहीं होता, ट्रायल कोर्ट का काम नहीं होता, तब तक सब कुछ आप लोगों के हाथ में। एवरीथिंग इज इन योर हैंड। बैरिस्टर साहब, गुजारिश ये है कि जो उनकी फैमिली है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को देखते हुए ही हमने सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा, प्राइम मिनिस्टर ने लिखा। चले बस आप कहते हैं ये काफी है अगर हमने सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिख दिया, बाकी सुप्रीम कोर्ट जाने, घर वाले जाने, ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं। उसके बाद आपने देखा कि एक ये इंक्वायरी कमेटी बनी, उसकी एक रिपोर्ट सामने आई है। अभी तक नहीं सामने आई है, अभी तक हमारे सामने तो नहीं है। आज जजेस ने उन्हें कह के सामने लेकर आए हैं कि जी दियो, आज ही दियो रिपोर्ट, कितने लुकाई हुई है। जाहिर है जब हमने लेटर लिखा, सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने बेंच बनाना था, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया। जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगी उसको पब्लिक कैसे। रजा रूमी साहब की तरफ आ रहा हूं, आपकी तरफ भी वापस आता हूं। रजा रूमी साहब, ये जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, आपके भी तो इल्म में होगा, आई एम श्योर आपने तो पढ़ा ही है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी वो रिपोर्ट किधर है, तो जवाब मिला जी कि वो अभी वजीर दाखिला ने पढ़नी है, उसके कोई हसास चीज़ें हो सकती हैं, तो उसके बाद फिर आप तक पहुंचेगी। तो चीफ जस्टिस ने कहा वजीर दाखिला इसमें कोई तब्दीली करेंगे, तो उसके बाद कोई जवाब नहीं था उनके पास। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो एहतशाम मुकदमा जो है वो दर्ज होना चाहिए था पहले। नामालूम ये मुझे नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट के पास मामला क्यों पहुंच जाता है। ये एग्जीक्यूटिव काम है और एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, मगर यहाँ पे कुछ कानूनी पेचीदगियां भी हैं। आप खुद माशाल्लाह माहिर कानून हैं। अगर एक वकुआ जो है वो पाकिस्तान से बाहर सरजद होता है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि उसकी FIR जो है उसमें आप किसको नॉमिनेट करते हैं। अगर आपको याद हो, जब ये अंधोनाक वाकया पेश आया तो उस वक्त कीनिया की पुलिस का बयान आया था कि उन्होंने मिस्टेकन आइडेंटिटी की बुनियाद के ऊपर एक शूटिंग कर दी है। बाद में वो फिर वहां पर जब तहकीकात हुई, उनकी अपनी जर्नलिस्ट ने वो किया था, उन्होंने कहा कि ये गलत है बात। और फिर हमारी जो ये टीम है जो पाकिस्तान से गई, उन्होंने कहा कि ये एक असैसिनेशन अटेम्प्ट थी। तो फिर अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान से कोई वो, क्योंकि FIR दर्ज करके और उसमें जो है उसकी तहकीकात से, तो फिर यही उसकी इम्प्लीकेशन ही होती है कि पाकिस्तान से किसी ने हुक्म दिया है इस असैसिनेशन का। तो इसके लिए ये अब आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि कानूनी क्या तरीकाकार है, और इसीलिए कमीशन इसका बनना चाहिए था। फिलफौर सवाल ये भी पैदा होता है आज एहतशाम साहब के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये दरख्वास्त जो है तकरीबन 1 माह पहले दी गई थी, तकरीबन 28-29 दिन पहले जो खत लिखा गया था, तो उन्होंने उस खत के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। और फिर ये पब्लिक प्रेशर बढ़ा, पब्लिक ओपिनियन में आपने देखा कि बहुत से खत भेजे गए चीफ जस्टिस साहब को, तो आज सुओ मोटो नोटिस हुआ। रजा रूमी साहब, चले वो डिले तो अपनी जगह पर है, लेकिन एक और जो हो गया ना मसला, वो ये हो गया कि मैं वही देख रहा था कि सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, DGIB, DGFIA, प्रेसिडेंट PFU सबको बुला लिया जी, लेकिन मकतूल के घर वालों को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बुलाया। मतलब कि तो फिर ये तो देखिए ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट से फिर पूछना चाहिए ना। और सवाल ये पैदा होता है कि देखिए, जो अगर क्रिमिनल ऑफेंस जो होता है वो रियासत के खिलाफ एक जुर्म होता है, उसमें स्टेट मुद्दई बनती है हमेशा। वो सिविल केसेस में पार्टीज जो हैं, फरीकैन जो हैं, वो बनते हैं। जो लवाहिकीन होते हैं, फैमिलीज जो होती हैं, वो बिल्कुल सेकेंडरी तौर पर एक मुद्दई बन सकते हैं, लेकिन बुनियादी काम तो रियासत का होता है। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल से ये एतराज जो है, ये इसमें मुझे वजन नहीं कम दिखाई देता। बदकिस्मती से होता ये रहा है पिछले, किस चीज में वजन नहीं दिखाई देता जी, कि सिर्फ उनकी फैमिली जो है वो मुद्दई बने। नहीं, वो कानूनी तौर पे मैं आपको बता देता हूँ सर, every criminal case is an offense against the state. Every criminal incident, every offense is an offense against, but that does not mean that the state can take away the right of a private aggrieved party to pursue the case. ये नहीं हो सकता। हाँ, तो ये देखिए ना, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए था कि वो इस मामले के ऊपर, जब उन्होंने इतनी हिदायत दी और आज FIR दर्ज करवाई, तो ये वहां पर होना चाहिए था। और दूसरी और हुकूमत को खुद भी चाहिए था, नामालूम कि क्यों नहीं उनकी फैमिली से उन्होंने रब्ता किया।
मगर आप ये भी जानते हैं कि ये अच्छा, वो जो शहबाज साहब जो कह रहे हैं उससे आप इत्तेफाक करते हो, कहते हैं जर्नलिस्ट की बड़ी प्रोटेक्शन एशिया में बेहतरीन है? नहीं नहीं, ये तो ऐसे ये तो प्रोपेगेंडा टाइप सियासत है। देखिए बात ये कि शहबाज साहब ये बात कहते रहे, इससे पहले आप खान साहब की बातें भी सुन चुके हैं, उन्होंने कहा था कि बरतानिया से ज्यादा आजाद प्रेस है यहाँ पर। तो इधर ये हमारे सियासतदान तो इस तरह के बयानात देते रहते हैं और वो अवाम को जो है गुमराह भी करते रहते हैं। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। अली गौहर बलोच साहब, ये फरमाइएगा कि ये वजीर आजम, एक इशू, अब इफ आई मे कम टू पॉलिटिक्स, वजीर आजम आज़ाद कश्मीर वो कहते हैं जी मेरा मॉल बंद कर दिया आप लोगों ने, ये क्या चक्कर है सर? मॉल क्यों बंद हो गया? देखिए, मॉल तो किसी कोई लीगल कानूनी वजह होगी जिसकी वजह से बंद हुआ और उसके बाद मेरे ख्याल है वो खुल भी गया है। लेकिन जो वाकया पेश आया शायद तो कुछ पोर्शन होंगे किसी कानूनी वजह, और अगर खुल गया तो फिर सील क्यों हुआ था, ये भी तो सवाल है। देखिए, बात ये है कि वजीर आजम जब मतलब एक वो उधर फंक्शन में गए और जिस तरह से कि उधर जो आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम है, जिस तरह से कि उन्होंने एक गैर अखलाकी हरकत की है, वो भी इंतहाई गैर मुनासिब, उसकी भी मजम्मत करनी चाहिए। और उसकी मैं उसकी मिसाल आपको इस तरफ भी देता हूं। उस गैर अखलाकी हरकत की वजह से फिर मॉल बंद हो गया, आप ये कह रहे हैं? मैंने तो कहा है कि मॉल तो किसी कानूनी वजह से बंद होगा। अच्छा, वो किसी और कानूनी वजह से बंद होगा। अच्छा, वो गैर अखलाकी जो गैर अखलाकी हरकत आप कह रहे हैं वजीर आजम आजाद, उसका मॉल बंद होने से कोई ताल्लुक नहीं? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस वक्त इमरान न्याजी साहब जब आजाद कश्मीर में राजा फारूक हैदर साहब प्राइम मिनिस्टर थे और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, कई दफा इमरान न्याजी साहब गए, बल्कि उनका प्रॉपर तरीके के साथ उनके फंक्शन में बैठते थे और साथ ही उनके फंक्शन में बैठ के कभी इस किस्म का वाकया पेश नहीं आया। चूंकि पीटीआई का ये कल्चर है कि लोगों बिल्कुल सही है। मैं कहता हूँ कि उन्होंने, हो सकता है, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली वहां पे क्या हुआ, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने कोई गैर अखलाकी हरकत की हो तो फिर मॉल बंद हो गया उसके बाद उनका। तो आप कह रहे हैं कि उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं? नहीं, आपको मैं तो समझता हूँ कि आप बड़ा मतलब है, आप अवेयर होते हैं मामलात से और आपके नॉलेज में होगा। आज तो टॉक शोज पर सारे वाकयात ये चल रहे हैं और डिस्कस हो रहे हैं। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि मैं तो उस चीज की मजम्मत करता हूँ कि ये वाकया नहीं पेश आना चाहिए था। लेकिन जो मॉल है, रजा रूमी साहब की तरफ जाऊंगा अगर आप इजाजत दें, क्योंकि वक्त की थोड़ी किल्लत है। आई होप यू कोऑपरेट विद मी ऑन दैट। रजा साहब, ये इसहाक डार साहब के एहसासे वापस मिलने की खबर आ रही है कि जी वो मिलना शुरू होने लगे हैं इसहाक डार साहब को। जी हाँ जी, हमने भी देखी है खबर। लेकिन अब आपको पता है कि इसहाक डार साहब के ऊपर जो सारे पहले मसाइल रहे हैं, रफ्ता रफ्ता वो आसान होते जा रहे हैं। अगर आपके इल्म में ही है, उनकी वापसी जो है, उनके जो केसेस हैं, तो ये अब मंतकी नतीजा है, कड़ी से कड़ी आगे मिल रही है। और मैं नहीं समझता कि वो उनके जो अगर किसी के असासे जो होते हैं वो सील करना जो है वो बिल्कुल गलत होता है मामला। और खास तौर पे अगर बंदे का नाम इसहाक डार हो फिर तो बिल्कुल ही गलत होता है। नहीं, बंदे की बात नहीं है। जब तक देखिए ये केसेस अभी पेंडिंग है, ज़ेरे इल्तिवा है, कोई कन्विक्शंस जो हैं और अगर अपील में नहीं, अब तो मेरे ख्याल में केसेस खत्म हो गए ना जी। वो तो फिर जब केसेस खत्म हो तो फिर तो असासे मिल जाएंगे ना। देखिए अब ये बात जो है, मसला ये कि पहले ये केसेस बनते ही क्यों हैं, ये भी तो देखना पड़ता है ना हमें। सही है। अगर ये केसेस जो है सियासी बुनियाद पे बनते हैं, सियासी वजूहात की वजह से बनते हैं, तो फिर सियासी केसेस का अंजाम यही होता है। तो आपके ख्याल में अभी पीडीएम के दौरे हुकूमत में भी इस तरह के कुछ केसेस बन रहे हैं? जी बिल्कुल। ये तो हमारी सियासत का कारोबार ये होता है, अपने मुखालिफिन को अंदर करें और उनको जो है। जी अली गौहर बलोच साहब, केसेस बन रहे हैं ऑपोजिशन के खिलाफ आपके दौरे हुकूमत में, जो मेरिट्स पर नहीं है और जो आप कहते थे हमारे साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, आपकी ऑपोजिशन के साथ वो हो रहा है? देखिए, बात ये है कि जो असल चोरियां जिस तरह से, वो तो खैर पूरे पिछले 4 साल में जिस तरह से इमरान न्याजी साहब को सर्टिफिकेट दिया गया था कि वो पाकिस्तान के खजानों के साथ जो मर्जी सलूक करे और बड़े बड़े उनके करप्शन के स्कैंडल सामने आए। हालांकि वो तो भाषण देते थे ना कि बाकी लोग करप्ट हैं, वो दूध के धुले हुए हैं, लेकिन जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान के साथ आकर किया माली मामलात में, वो भी किसी से ढका छुपा हुआ नहीं। बल्कि अभी तो प्रोग्राम में हम पर ही इस बात की तनकीद की जाती है कि आप केसेस क्यों नहीं बना रहे।
जो फॉरेन फंडिंग केस आया है वो इलेक्शन कमीशन ने तो अपनी रिपोर्ट दे दी। अब FIA का और दीगर इदारों का काम है कि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे कि ये पैसा कहां से आया, कौन इसका जिम्मेदार है, किन मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब, शुक्रिया रजा रूमी साहब। इसहाक डार साहब के हवाले से जो आखिरी खबर थी वो तो सबसे आ ही रहे थे, तो उनके आने से पहले उनकी गिरफ्तारी के जो वारंट थे वो मुअत्तल हो गए, फिर वो पहुंचे, हल्फ उठाया, तो फिर इस्तिस्ना मिल गया, कोर्ट में पेश होने से हाज़री माफ़ी होगी और उसके बाद फिर बरीयत हो गई और अब उनके असासे उनको वापस मिल रहे हैं। तो इसहाक डार साहब तो और उनके ख़ानदान के लिए तो बहुत अच्छी खबरें। पाकिस्तान के अवाम के लिए अच्छी खबरें कब आएंगी, इसके ऊपर हमारी नज़रें जमी हुई, और जब तक वो खबरें अवाम को नहीं पहुँचती हैं तब तक हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह।